क्या डेट है आज की? 25 ना? 25/10/2025 11:15 AM। तो अब तक हम कर चुके हैं स्टेबिलिटी की बातें, कि स्टेबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड की कैसे होती है। अब जब उस स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे होती है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की। काफी हद तक उसके जैसी ही है, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और टॉपिक का नाम है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। प्रतिज्ञा, आज तुम कॉलेज गई हो या घर पे हो? घर पर। ठीक है। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। तुम्हें पता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होता है ना। और दूसरी बात डिपेंड करती है रेजोनेंस के ऊपर, क्योंकि रेजोनेंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। अगर ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी भी होगी। तो हम बोलेंगे जैसे कार्बोकैटायन था एकदम सेम काम है। कार्बोकैटायन में भी यही था कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल, रेजोनेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल। सेम चीजें यहाँ पे। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, तुम्हारे पास ये देखो, ये फ्री रेडिकल है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तुम्हारे पास है रेजोनेंस। तो अन्विता, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? फिर थर्ड वन। थर्ड वन। फिर फिर सेकंड। फिर फिर फर्स्ट। सेकंड, फिर फर्स्ट, और यहाँ पे रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। और उसका रीजन क्या है? रेजोनेंस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिवॉल्व, मतलब डीलोकलाइज होगा, और डीलोकलाइज होने की वजह से ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होगा, तो ज्यादा स्टेबल है। 6 अल्फा हाइड्रोजन में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कम, है ना। दूसरी बात आती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बलिंदर, क्या होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बलिंदर, यस सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगती है। एग्जैक्टली, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? अब तुम्हें पता है कि कहीं पे भी किसी भी टाइप की जो एनर्जी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होगी, है ना। और चार्ज का भी रोल होता है, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी। ये हम जनरल चीजें पढ़ चुके हैं, और वो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़े हैं, एनर्जी उसका उल्टा होगी। जैसे एग्जाम्पल, प्रतिज्ञा, ये एक कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है E1। और दूसरा कंपाउंड है ये, और इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो है E2। तो तुम्हें बताना है कौन सी ज्यादा होगी और क्यों होगी। प्रतिज्ञा, हाँ सर। आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ।
सबसे पहली बात ये समझने के लिए तुम्हें ये मानना है कि ये एक होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। क्यों? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की, और फ्री रेडिकल कब बनते हैं अन्विता? फ्री रेडिकल कब बनते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज में या हेटेरोलिटिक क्लीवेज में? होमो। होमो के अंदर जब इक्वल ब्रेकडाउन होगा तो मूवमेंट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी। तो होमोलिटिक ब्रेकडाउन में फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल की ही बात हो रही है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्री रेडिकल में क्या होगी। अब ये दो सिचुएशन है, प्रत्येक आप बताओ इन दोनों के हिसाब से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? पहला वाला। पहले वाला। अगर इससे तुम फ्री रेडिकल बनाओगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और अगर इससे बनाओगे तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। तो ब्रिंदर, कौन सा फ्री रेडिकल इसमें ज्यादा स्टेबल है? पहले वाला। पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरे वाले में तीन, तीन ये और तीन ये, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो सेकंड। स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर निकालें तो हम बोलेंगे ये है 2, ये है 1। तो स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा होगी फर्स्ट से। और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या एनर्जी इन जनरल, वो उल्टा होती है स्टेबिलिटी की। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये होगी। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो? कोई डाउट? नहीं। आगे बढ़ते हैं, और टॉपिक का नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। तुम्हें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ तुम्हारे लगभग हर चैप्टर में है। जैसे अगर बात करें हम उसकी अल्कोहल फिनॉल ईथर की, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ दी हुई है। इवन हाइड्रोकार्बन में तुम एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन की बात करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की वहां पे बात करोगे, है ना? तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत फेमस टॉपिक है। ठीक है। अब बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं अन्विता? एसिड की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बरिंदर? इजीली डोनेट H प्लस साइन। इजिली डोनेट एज पॉजिटिव है। ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रतिज्ञा? हाँ सर। और कोई डेफिनेशन एसिड वही H प्लस से डोनेट सर। एज प्लस? अन्विता लास्ट टाइम, और कुछ? 3 मेथड होते हैं एसिड को बताने के। ठीक है। तो एक पहले होता तुमने है इलेक्ट्रॉन डोनर बोला था, प्रोटॉन डोनर बोलना था मुझे। प्रोटॉन डोनर। ओके।
तो अगर एसिड की बात करें तो तीन तरीके से तुम एसिड बता सकते हो उसे। एक कॉन्सेप्ट होता है लेविस एसिड, हाँ वही। दूसरा होता है ब्रोंस्टेड एसिड, और तीसरा होता है आर्हेनियस एसिड। लेविस एसिड ये बोलता है कि कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो बेस है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ब्रोंस्टेड एसिड ये बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे वो एसिड, और जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले वो बेस। तो ये H पॉजिटिव डोनर है। आर्हीनियस एसिड ये बोलता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल H पॉजिटिव रिलीज करता है पानी के अंदर तो वो, और बेस वो होगा जो OH नेगेटिव रिलीज करता है पानी के अंदर। एक ही मेथड है। ठीक, कोई डाउट? तो तुम देखोगे कि जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो आर्हीनियस एसिड भी है, क्योंकि दोनों ही H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं। मेक सेंस? तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं दोनों के ऊपर ही है। जैसे अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन H पॉजिटिव रिलीज कर देगा, वो एसिड है। बट सोचो, अगर तुम्हें दे दिया जाए BF3 और तुम्हें बताना हो कि ये एसिड है या बेस है, कैसे बताओगे? यहाँ पे तो H पॉजिटिव है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है। बोलो जल्दी। ये एसिड होगा या बेस, एंड वाई? प्रतिज्ञा। क्योंकि बच्चे को PW से चिढ़ है, जिसको नोट्स भेज रहा हूँ। इसका प्रतिज्ञा, तो ये एसिड इलेक्ट्रो होगा या बेस? डेफिशिएंट वाला है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये एसिड है। बट ये लेविस एसिड है। अब लेविस जी ने यही कॉन्सेप्ट बताया था कि जहाँ पे हाइड्रोजन हो तो देखना थोड़ा सा आसान है, कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये तीन टाइप के एसिड या बेस होते हैं जिनको लेविस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एंड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात, अब जब हमने देख लिया कि एसिड क्या है, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसिडिटी की। और एसिडिटी बोलता है कि एबिलिटी टू रिलीज एच पॉजिटिव आयन। वही होगा एसिड जो एच पॉजिटिव आयन को आसानी से कर दे रिलीज, है ना? अब होगा क्या, इसमें तुम देखते हो कि मान लो कोई रिएक्शन लोगे एसिड वाली, इसमें हाइड्रोजन है मतलब ये एच पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। तो इसने क्या किया, अपना एच पॉजिटिव रिलीज कर दिया और ए नेगेटिव ले लिया, पानी के अंदर मान लेते हैं ये। तो अगर तुम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन का कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या डिसोसिएशन का कांस्टेंट के। इसको लिख भी देता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्योंकि ये एसिड के लिए है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर बेस के लिए होता तो इसको हम के भी बोल देते, तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था।
अब मुझे खुद बताओ वरिंदर, कि अगर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो के ए पे क्या असर पड़ेगा इस इक्वेशन के हिसाब से? सर दोबारा बोलेंगे, मेरी आवाज कट गई आपकी। कि अगर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो के ए पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो भी इंक्रीज होगा। वो इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो के ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर के ए की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पी के ए उसका हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, के ए और पी के हमेशा उल्टा होता है। अगर के ए की वैल्यू ज्यादा तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। अगर के बी की वैल्यू ज्यादा तो पी के बी की वैल्यू कम होगी। ये तुमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट है? और ये पी के ए एंड पी के, ये सारी चीजें तुम दोबारा से पढ़ोगे जब इक्विलिब्रियम हमारा चैप्टर आएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे पीएच निकालते हैं तो वहां पे हम पी के ए वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि पी के नेगेटिव लॉग होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का, है ना। जैसे अगर हमें किसी का पी के निकालना है, याद है ना, जैसे पी एच निकालते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही पावर ऑफ के जब तुम निकालोगे तो माइनस लॉग के ए होगा। ऐसे ही होता है ना। जैसे हम पीएच निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं माइनस लॉग एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। याद आया? हाँ। तो यही है पी के, जो भी के की वैल्यू होगी, क्योंकि नेगेटिव में है तो अगर के ए ज्यादा होगी तो पी के कम होगी, नेगेटिव में होगी। ठीक, तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे काम करता है। अगर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा तो ए के ए की वैल्यू ज्यादा, के ए की वैल्यू ज्यादा तो पी के ए की वैल्यू कम होगी। और अगर पी के कम तो पी एच कम, क्योंकि दोनों काफी सिमिलर दिखते हैं। तो पी के कम तो पी एच की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और तुम्हें वैसे भी पता है, अगर एच पॉजिटिव ज्यादा होता है तो पीएच की वैल्यू कम होती है ना। नॉर्मली भी तुम्हें पता है। और ऐसा अगर सिचुएशन बनती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसका उल्टा वीक एसिड हो जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है? कि एच पॉजिटिव अगर ज्यादा हो कहीं पे भी तो पीएच कम होती है। एच पॉजिटिव ज्यादा तो एसिड बहुत अच्छा है। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे पता चला? एच पॉजिटिव बहुत आसानी से रिलीज कर देता है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे पता चला? एच पॉजिटिव आयन को बहुत आसानी से रिलीज कर देता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम ये बात कर ही रहे हैं और हमने कोई भी एसिड लिया, जैसे मान लो मैंने ये एसिड ले लिया HA, इसने क्या किया? एच पॉजिटिव रिलीज किया और ए नेगेटिव बन गया। तो अन्विता, हम ये अगर एसिड है तो ए नेगेटिव को हम क्या बोलेंगे? ए नेगेटिव को हाँ, चलो नायन बोलेंगे। ए नेगेटिव को हम बोलेंगे एसिड एच पॉजिटिव रिलीज होने के बाद जो बनाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। हाँ राइट। ठीक है। जब बेस कोई चीज का होता है तो वो बनाता है कॉन्जुगेटेड एसिड। एग्जाम्पल, अगर तुमने लिया बेस एंड OH, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? OH नेगेटिव एंड बेस पॉजिटिव। तो तुम बोलोगे कि ये तो था बेस, और बेस OH निकलने के बाद जो केमिकल बनाता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड।
ठीक है। तो जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक सिंपल सा चीज है, उससे सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। कल मैंने यही टॉपिक पढ़ाया भी था कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। अगर एसिडिक को इंक्रीज करेगा तो तुम खुद सोचो तो बेसिक को क्या करेगा वरिंदर? बेसिक को क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो प्रतिज्ञा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा? बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा? एसिडिक को डिक्रीज करेगा और बेसिक को क्या करेगा? इसका मतलब ये है, अगर तुम्हें सिर्फ इतना सा पता हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है तो बेसिक तो उसका उल्टा होता है ना? और तुम्हें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पता चल गया तो डोनेटिंग भी उसका उल्टा होता है। तो बताओ, और सारी चीजें आसान नहीं लगेंगी क्या? हाँ या ना? हाँ। हाँ। अब ये खुद बताओ, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से माइनस एम मतलब रेजोनेंस और माइनस आई इफेक्ट नहीं होता है? और डोनेटिंग ग्रुप का प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट नहीं होता? प्लस एम मतलब रेजोनेंस में डोनेशन और प्लस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में डोनेशन। राइट। अब खुद बताओ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट हो, क्योंकि विड्रॉइंग का मतलब ही ये होता है, वैसे कैरेक्टर इंक्रीज है। बताओ, तीनों को इसमें कोई डाउट है? और सोचो, तुम्हारे नीट में 100% एक क्वेश्चन तो आएगा ही, चाहे अल्कोहल फिनोल ईथर से आए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से आए, अमाइन से आए, या जीओसी से आए, तो कहीं पे भी आएगा एसिडिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता है ये तो आता ही है। कल मैं जेई वाले बच्चों को पढ़ा रहा था ये टॉपिक, अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें मैंने एग्जैक्टली सेम टॉपिक पढ़ाया। सेम मैंने एसिड की बात की है, सेम ये सारी चीजें की है, बस वहां पे थोड़ा सा फास्ट होता है। तो यही है इस मेन इतने बड़े टॉपिक की समरी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करता है। ठीक है। ये तो है याद करने वाली बात। अब समझने वाली बात कर लेते हैं कि कैसे। जैसे मैं एग्जांपल लूं अल्कोहल का, कि यहाँ पे अल्कोहल है, अगर ये एसिड का काम कर रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये आर ओ नेगेटिव बना देगा और एच पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब कितनी आसानी से इस एच एटम को रिलीज करके एच पॉजिटिव बना सकता है, यही है एसिड, है ना? एसिड इसी को बोलते हैं, ये है कॉन्जुगेट बेस। कितना आसानी से एच पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है। अब पॉइंट ये है, अगर ऐसी यहाँ पे सिचुएशन बनती है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती है, तो हमें ये देखना है कौन सा मॉलिक्यूल आसानी से एच पॉजिटिव को रिलीज करवा सकता है। मैं यहाँ पे लूंगा दो एग्जांपल। एक, जैसे मेरे पास ये हो CH3 CH2OH, और दूसरा है NO2 CH2OH। अब सारी चीजें यहाँ पे सेम है, डिफरेंस है एक ही चीज का, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है। अन्विता, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या विड्रॉइंग ग्रुप? डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और NO2? विड्रॉइंग। विड्रॉइंग।
अब हमें इनका इम्पैक्ट देखना है कैसे होगा। अब इसमें होगा क्या कि जो ये CH3 है ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा CH3 से, तो वो हाइड्रोजन से उतने नहीं खींचेगा, इसका काम चल रहा है, ये पेट भर रहा है इसका, है ना। सोच लो, मान लो किसी किसी जानवर को भूख लगी है, शेर को, और हाइड्रोजन है हिरण, ना हाइड्रोजन है हिरण। तो शेर हाइड्रोजन हिरण को तभी खाएगा जब कुछ और ऑप्शन है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब प्रेजेंट होता है तो मान लो उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे उसके पास खाने के लिए खरगोश है, एकदम पास में खुद ही आ गया। तो क्या खुद बताओ तुम, क्या वो हिरण को खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि खरगोश खुद ही चल के उसके पास आ गया है। हिरण के लिए उसको भागना पड़ेगा। दो ऑप्शन है यहाँ पे, ये है शेर, शेर, ये है हिरण। क्या बोलते हैं हिरण को, हम क्या बोलते हैं, डियर ना। हाँ, और ये है खरगोश, खरगोश को रैबिट बोलते हैं। अब शेर को हिरण भी दिख रहा है और रैबिट भी दिख रहा है, लेकिन रैबिट खुद ही भागता हुआ शेर के पास आ गया, और डियर के लिए शेर को खुद भागना पड़ेगा। तो अब खुद बताओ, क्या ये इस केस में जब क्या बोलते हैं, रैबिट इसको इलेक्ट्रॉन, रैबिट कह रहा हूँ, जब डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या ये विड्रॉ करेगा हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन? नहीं करेगा, या कम करेगा। लेकिन दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खुद ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से खींच रहा है, तो ऑक्सीजन के पास हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसके ऊपर H पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों केस में किस केस में आसानी से H पॉजिटिव बन जाएगा और वो अलग हो जाएगा सर? बताओ, कौन से केस में आसानी से H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा इन दोनों में, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? अरे बोलो अनुदा। सेकेंड वाले। सेकंड वाले में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम हाइड्रोजन में ले रहे हैं, तो वो H पॉजिटिव बन जाएगा। पहले केस में हम हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ही रहे, तो वो H का H ही रहेगा, वो जाएगा ही नहीं दूर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे समझ लो, ये शेर है, ये शेरनी है, ये अभी भी डियर है। अब शेरनी को भी भूख लगी है, शेरनी शेर को बोलेगी कि मुझे खाना चाहिए, तो शेर क्या करेगा, डियर को खा लेगा, है ना। तो अब वो उसको यूटिलाइज करेगा, बस खत्म हो। तो यही बात है, मुद्दे की बात यही है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसे भी करैक्टर को बढ़ाता है, बेसिक को कम कर देगा। डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक को कम करता है तो बेसिक को बढ़ा देगा। ठीक है। अब ये हमारे सिलेबस अल्कोहल फिनॉल इथर का पार्ट है, हम एक्चुअली वहीं से कर रहे हैं। एक और सिंपल सर्च चीज देख लो तुम, तुम्हारे पास तीन मॉलिक्यूल है, ये है फिनाइल OH, ये है हाइड्रोजन OH, और ये है ROH। बताओ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा? ये है 1, ये है 2, ये है 3। बरिंदर, हैवी बदबू, हैवी बदबू।
फर्स्ट। फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वरिंदर, क्योंकि फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है उसमें, है ना। डबल बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। सेकंड नंबर पे सेकंड। सेकंड, और फिर थर्ड। थर्ड क्यों? क्योंकि आर डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, और भी कम कर देगा। ये नॉर्मल है और ये बढ़ा देगा, क्योंकि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। डाउट? और ये तुम्हारे अल्कोहल फिनोल में दिया हुआ है, एसिडिक कैरेक्टर को ऐसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रतिका तुम बताना कि इसमें हमारे पास चार कंपाउंड है, एक बार में फिनोल के साथ लगा हुआ है NO2, इसमें फिनोल के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, तीसरे केस में फिनोल के साथ लगा हुआ है CH3, और फोर्थ केस में फिनोल के साथ लगा हुआ है OCH। तो बताओ कौन से केस में तुम सबसे ज्यादा एसिडिक करोगे? पहला वाला। पहला वाला। एसिडिक कैरेक्टर तुम्हें बताना है। पहला वाला होगा। 1 मोर 2 एसिडिक। हेलो। हेलो। ठीक है। सर आपको उसकी आवाज नहीं आ रही, वो बोल रही है। मुझे लगता है ईयरफोन बंद हो गए बस। प्रतिज्ञा, तुमसे पूछा था मैं वो क्वेश्चन कि तुम्हें यहाँ पे एसिडिक ऑर्डर बताना है कि इन चारों कंपाउंड में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा। दो फैक्टर काम करते हैं, एक काम करता है रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा काम करता है इंडक्टिव इफेक्ट। तुम्हें देखना है कि इसमें क्या लग रहा है। ठीक है, याद रखना दो फैक्टर काम करेंगे, एक M और एक I। अगर -M और -I होंगे तो एसिडिक को बढ़ाएंगे, +M +I होंगे तो एसिडिक को कम करेंगे। प्रतिज्ञा। 1 2 3 4 होगा। क्यों? 1 वाला ज्यादा एसिडिक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए, और -I भी है। यहाँ पे पहली बात तो है रेजोनेंस इफेक्ट, और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसका -M इफेक्ट भी होगा और -I इफेक्ट भी होगा। ठीक है। दूसरा, इसका अगर तुम देखोगे क्लोरीन का, तो रेजोनेंस शो करता है और इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। -I बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, +M भी शो करता है। ठीक है। तीसरे में अगर तुम देखोगे यहाँ पे कौन सा होगा, +I इफेक्ट होगा, और रेजोनेंस में +M होगा। और लास्ट वाले में रेजोनेंस बहुत 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 ज्यादा स्ट्रोंग होगा, तो मेन तो रेजोनेंस इफेक्ट ही है। ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे CH3 है तो रेजोनेंस शो नहीं कर सकता ना, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और लास्ट वाले में। तो पहले वाले में दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, तो
डेफिनेटली पहले वाला तो आंसर है ही। दूसरे वाले में कम से कम एक तो नेगेटिव है जो बढ़ाता है, दूसरा कम करेगा। तीसरे वाले में दोनों ही कम करेंगे, लेकिन तुम्हें पता है रेजोनेंस इफेक्ट बहुत स्ट्रोंग होता है किसी भी और कंपैरिजन में, इसलिए 1 2 3 4 तो होगा, लेकिन याद रखना कि किसी और के कंपैरिजन में रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन। और अगर तुम्हें यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बताना हो इसका उल्टा, अगर कोई पूछे कि बेसिक कैरेक्टर बता दो इसका, क्योंकि बेसिक हम साथ में ही कर रहे हैं, तो उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1, क्योंकि एसिडिक का उल्टा होता है। अन्विता, अगला क्वेश्चन तुम बताओ कि चार हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत 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 पॉपुलर है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। फिनोल के साथ NO2 ग्रुप लगा है, लेकिन एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। लीस्ट मतलब वो उसमें होगा मेटा में। ये है NO2 और यहाँ पे नॉर्मल फिनोल भी लगा, लिस्ट मेटा में। तो बताओ इसमें से सबसे ज्यादा किस में होगा? थर्ड वाले में। 1 2 3 4। और तो मैं अगर हम इसमें देखें तो तुम्हें पता है कि पहले वाले में -I भी बहुत स्ट्रोंग होगा और -M भी होगा। दूसरे में -I थोड़ा सा कम होगा लेकिन -M बराबर का होगा। कल हमने बात भी की थी शायद कि रेजोनेंस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सेम काम करता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। याद रखना, ये मैं दोबारा से इसको लिख पा रहा हूं कि रेजोनेंस इफेक्ट की अगर तुम बात करोगे तो मेटा पे तो वो होता ही नहीं, और ऑर्थो एंड पैरा पे एग्जैक्टली सेम होता है। ऑर्थो एंड पैरा पे सेम, और मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट 0 होता है। OPM है ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। लेकिन अगर बात करोगे तुम इंडक्टिव इफेक्ट की, तो वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। तुम्हें पता है कि अगर दूर होगा तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में अगर इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे सबसे ज्यादा होता है, फिर मेटा पे, और फिर पैरा पे। कोई डाउट इसमें? अब बताओ अनविता, इन दोनों को देख के। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर फिर थर्ड। फिर थर्ड। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर सेकेंड। फिर सेकंड। हम्म। जिधर मैंने 1 2 लिख रहा हूँ ना, 1, फिर 3, फिर सेकंड, और लास्ट में 4। लॉजिकली यही होना चाहिए, लेकिन ये गलत आंसर है। लॉजिकली यही होना चाहिए, क्यों? यहाँ पे -I स्ट्रोंग है, तो ज्यादा -I इफेक्ट होगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और यहाँ पे -I वीक है, यहाँ पे कम। तो लॉजिकली होना तो यही चाहिए था, बट है नहीं। और इसमें स्पेशल बात क्या है? ऑक्सीजन के साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाना चाहिए था, वो जा ही नहीं रहा। जो H पॉजिटिव आसानी से निकल जाना चाहिए था, वो जा ही नहीं रहा है अभी। तो आंसर क्या होगा इस केस में? सबसे ज्यादा होगा थर्ड। इसलिए थर्ड बोला था सर पहले। हाँ, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। सेकंड फोर्थ में तो डाउट ही नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में लॉजिकली फर्स्ट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कम है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और इसको हम मिस नहीं कर सकते, तो इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केस हम नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑर्थो में है लेकिन पैरा में नहीं है। ठीक है, अब अगर तो तुमने एसिडिक लिख दिया है तो बेसिक इसका उल्टा होगा, तो बेसिक भी साथ में लिख दो कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में और फिर 3। सब भी करो तो एक साथ सारे करो। ठीक है, जब हम बेसिक की बात करेंगे तो चीजें सेम ही काम करेगी। मैंने लिखा था क्या यहाँ पे? यहाँ पे अगर तुमने एच पॉजिटिव का अगर बात कर लिया है, वहां पे ओ एच नेगेटिव की बात कर लोगे। सब कुछ इसका उल्टा होगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक वाले के केस में, इसका एकदम उल्टा। क्योंकि बेसिक की अगर बात करेंगे हम वहां पे सेम ही चीज लेंगे बट उल्टे वे में। कैसे? अगर जैसे बात करें यहाँ पे हम ओ एच नेगेटिव आयन की बात करेंगे कि रिलीज हो रहा है या फिर एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है, दो ही बातें हो सकती है, या तो ओ एच को रिलीज कर दे या एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी? के बी के ऊपर, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द बेस। और जहां पे के बी ज्यादा होता है वहां पे पी के बी क्या होता है? कम होता है। और ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। क्योंकि बेस बनाते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और एसिड बनाते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। अगर एसिड की बात करें तो बात सेम ही है। एसिड डायरेक्टली डिपेंड करेगा के ए के ऊपर, इनवर्सली डिपेंड करेगा पी के ए के ऊपर, और डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस पे। बताओ कोई डाउट? क्योंकि एसिड बनाते हैं कॉन्जुगेटेड बेस। ठीक है, अब जैसे तुमने एसिड को देखा था कि एसिडिक कैरेक्टर इस बात पे भी तो डिपेंड कर रहा था कि माइनस एम और माइनस आई इफेक्ट कितना है, और उल्टा डिपेंड करेगा प्लस एम प्लस आई के ऊपर। यहाँ पे उल्टी हो जाएगी वो चीज। ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर? प्लस एम और प्लस आई के ऊपर, और इनवर्सली डिपेंड करेगा। बताओ कोई डाउट? क्या ये रिवीजन ही नहीं है? दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका और समझ में आया। बरिंदर तुम्हारा नंबर काफी देर से नहीं आया ना? जैसे ये है सेकंड, और ये है NH। ठीक, अब बताओ इसमें बेसिक ऑर्डर क्या होगा बरिंदर? और बेसिक बता दोगे तो एसिडिक भी पता चल जाएगा। पहले थर्ड, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। सेकंड, फिर फर्स्ट। देखो पहले वाले में रेजोनेंस है ना? तो लोन पेयर जो डोनेट करने थे अब वो डोनेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं, मानते हो? तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है। दूसरे वाले में रेजोनेंस नहीं है, बस ये डोनेटिंग इफेक्ट है ना? रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी, बस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। और तुम्हें पता है विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, तो डोनेटिंग ग्रुप बेसिक कैरेक्टर को, सॉरी, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है और बेसिक को कम करता है। तो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक को कम करता है और बेसिक को बढ़ाता है। और यहाँ पे देखो रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस की वजह से ये कम हो जाएगा, लेकिन ये डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बताओ कोई डाउट? ठीक है, अब इन तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए और देखा जाए कि बेसिक कैरेक्टर की क्या बातें हो रही है,
तो आंसर ये होगा कि सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा सेकंड वाले में, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है। उसके बाद किसमें होगा? थर्ड में। क्यों? डोनेटिंग इफेक्ट अच्छा है CH3 की वजह से। और सबसे कम होगा फर्स्ट में। क्यों? नॉर्मल है, रेजोनेंस की वजह से कम हो रहा। तो यहाँ पे याद रखना कि जो रेजोनेंस हो रही है इस केस में, वो क्या करती है? बेसिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर देती है। किसी को डाउट? नो सर। रेजोनेंस बेसिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर देती है। ठीक। उसके बाद देखते हैं कि हम कोई भी एक रिएक्शन है, वहां पे एसिड बेस बन सकते हैं कि नहीं, है ना? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, उसका हमें पता करना है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड से हमें समझ में आता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का हमारे का नाम है फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं कंपैरेटिवली, और चीजें तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये पूरा टॉपिक अभी खत्म कर देंगे थोड़ी देर में। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बचा है, और टोटोमेरिज्म बहुत 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 जरूरी चीज है, क्योंकि खूब क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं टोटोमेरिज्म से। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछे। तो हम बात कर रहे हैं फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन की, कि एसिडिक है या बेसिक है, या दोनों हो सकते हैं कि नहीं, उसकी बात करते हैं। देखो, सीधी सी बात है, जो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उतना ही वीक बेस होता है ना? एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक केमिकल है, जैसे फिनोल जैसा कोई केमिकल है, और तुम्हें नहीं पता ये एसिड है या बेस। अगर तुम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे और इसने बना दिया सॉल्ट, तो अन्विता, और पानी, तो मुझे बताओ कि फिनोल एसिड हुआ या बेस? तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? कि हमारे पास फिनोल है और हमें नहीं पता ये एसिड है या बेस, लेकिन हमने डाल दिया NaOH, जो कि हमें पता है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, तो बताओ फिनोल एसिड हुआ या बेस? एसिड ही हुआ ना? हाँ, एसिड ही होगा। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिड ही होगा। और तुम्हें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, ना? यही होती है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाँ। कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब तुम खुद सोचो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इससे जो पानी बना वो वीक एसिड है ना? क्या पानी वीक एसिड नहीं है? हाँ या ना? पूछो, हाँ या ना? हमने देखा भी था, तुमने फिनोल, अल्कोहल एंड पानी को कंपेयर किया था, और प्रतिज्ञा किसकी, वाटर और अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? वाटर। एग्जैक्टली, वाटर ज्यादा एसिडिक है। ऐसे तो फिनोल भी एसिडिक, सॉरी, अल्कोहल भी एसिडिक है, फिनोल भी एसिडिक है, बट पानी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। क्यों? R ग्रुप तो एसिडिक कैरेक्टर को और भी कम कर देता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ गए? अब यही हम दूसरी रिएक्शन करवाएं, कि मान लो ये हमने लिया एल्काइन। बरिंदर, मुझे ये बताओ, एल्काइन एसिड होता है या बेस होता है?
ब्रदर अल्काइन एसिड होता है या बेस होता है? एसिड। एसिड, बिल्कुल एसिड होता है, और ये रिलीज कर देगा H2O। अब लेकिन ये होता वीक एसिड है, ठीक है, क्यों? H पॉजिटिव तो रिलीज कर सकता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि बहुत आराम से H पॉजिटिव रिलीज कर दे। जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये बनाएगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या प्रैक्टिकली ये ठीक बात है? नहीं, ये फिजिबल नहीं। ये अब जब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड जब भी हम बोलते हैं ना, तो हम कंपैरिजन करते हैं कि किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, ये मायने रखता है। कोई भी जब बोलते हैं ना कि पानी स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, पानी फिनोल के कंपैरिजन में वीक एसिड है, लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ हाँ या ना? अब तुम स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, अब ये डिपेंड करता है कि किसके रेफरेंस में तुम्हारी बात हो रही है। अगर तुम कोई बहुत बड़ा एथलीट है, जैसे मान लो कोई रेसलिंग की प्लेयर है, पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही है, तो उसके कंपैरिजन में तुम बहुत स्ट्रांग हो, सॉरी उसके कंपैरिजन में वीक हो ना। सेम सिचुएशन मेरे साथ होगी। बट अगर तुम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें कि कोई 2-3 साल का बच्चा है, उसके कंपैरिजन में तुम स्ट्रांग हो। अब तुम स्ट्रांग हो या वीक हो, ये कौन डिसाइड करता है कि तुम्हारा किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? समझ गए? यस और नो? हाँ। इसलिए हम यहाँ पे पानी को स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहे हैं कंपेयर टू द एल्काइन, और हम बोलेंगे कि जो ये रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ये नहीं होगी रिएक्शन। रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि NaOH के साथ जो एसिड काम करता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। बस यही बात है। केमिकल रिएक्ट विद NaOH should be a strong acid। अगर वीक एसिड होगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक तो तुम्हें ये समझ में ही नहीं आया कि चल क्या रहा है, ये फिजिबल रिएक्शन और नॉन फिजिबल कैसे पता करते हैं। तो एक बेस लेते हैं, अगर बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड काम करता है तो वो रिएक्शन होगी, फिजिबल है। अगर वीक एसिड काम करता है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही अच्छे से काम करेगा। लॉजिकल बात है ना? इसलिए तुम देखोगे जैसे स्पोर्ट्स पीपल है, वो मोस्टली स्पोर्ट्स लोगों से ही मतलब उनका बॉन्डिंग अच्छा होता है। क्यों? वही बात है कि वो एक वाइब बन जाती है कि हाँ, वो सारे साथ में ही रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लें CH3COH, वैसे तो ये एक वीक एसिड है, लेकिन जब हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एक वीक बेस है, ठीक है, और ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है अन्विता? ये तो हमारे बायोलॉजी में भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, अच्छा कार्बोनिक सो एसिड। कार्बोनिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? वीक। हाँ। वीक है, बिल्कुल वीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, कार्बोनेट का हिसाब है कि कार्बोनेट कैसे काम करता है। वैसे तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, लेकिन जब बाइकार्बोनेट के साथ कंपेयर करोगे तब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये रिएक्शन फिजिबल है। तो तुम क्या बोलोगे, ये रिएक्शन हो सकती है? फिजिबल का मतलब होता है कि रिएक्शन हो सकती है कि नहीं। ये वाली नहीं हो सकती थी, क्यों?
क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड ही अच्छे से काम करेगा। बताओ, कोई डाउट है कि नहीं? कोई डाउट है कि नहीं? नो सर। ठीक है। नहीं। एक क्या बोलते हैं, और कौन सा टॉपिक बचा? दो टॉपिक बचे हमारे, एक टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म के अलावा बचा है छोटा सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब तक हम कितने इफेक्ट पढ़ चुके हैं अमरिंदर? क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी थे। लास्ट बात तो बस ऐसे टाइम पास है, टाइम पास तो नहीं कहूंगा, मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते और है भी बहुत ही ज्यादा आसान। अब तक हम कितने इफेक्ट पढ़ चुके हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और रेजोनेंस, रेजोनेंस, और एक है इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन। यस, रेजोनेंस तो, या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, है ना? ये हमने तीन इफेक्ट पढ़े और ये तीनों ही प्रोमिनेंट इफेक्ट है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनमें से रेजोनेंस। अगर तीनों काम कर रहे हैं और तुम्हें देखना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमेशा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट वाला जो इफेक्ट है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और होता भी टेम्परेरी ही है, तो इसलिए इसकी बात भी ज्यादा नहीं होती। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। चारों इफेक्ट में से सबसे ज्यादा वीक और टेम्परेरी। तो अन्विता, जो पहले तीन इफेक्ट थे वो टेम्परेरी थे या परमानेंट थे? परमानेंट थे ना? तीनों ही परमानेंट थे। ये तीनों इफेक्ट परमानेंट थे, जब एक बार हो गए तो फिर वो डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? टेम्परेरी होगा। क्यों? जब तक मॉलिक्यूल है तब तो काम करेगा, जैसे ही मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा तो एजेंट चला जाएगा, तो ये भी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये है टेम्परेरी। कैसे, वो तुम मॉलिक्यूल में देखोगे। दूसरा, इसके लिए शुड हैव अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। प्रत्येक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होने चाहिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड। हाँ, अनसैचुरेटेड एल्कीन या एल्काइन। और यहाँ पे कोई ना कोई अटैकिंग एजेंट होना चाहिए। अब इससे तुम्हें समझ में आएगा कि टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि जब तक अटैकिंग एजेंट है तब तक तो ये काम करेगा। जब तक जैसे ही अटैकिंग एजेंट चला जाएगा तो ये काम करना भी बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? कंप्लीट ट्रांसफर होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग किए हुए थे ना पाई इलेक्ट्रॉन, उनका कंप्लीट ट्रांसफर होगा। कौन से पाई इलेक्ट्रॉन? जो डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, अब ये दो टाइप का होता है, एक प्लस ई और एक माइनस ई। जो प्लस ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, वो बोलता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे उस एटम को जिस पे रिएजेंट ने अटैक किया है। एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक हमारे पास है एल्कीन, डबल बॉन्ड है, इस पे अटैकिंग रिएजेंट है H पॉजिटिव। तो हुआ क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन पाई के यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर हो गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना? तो अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव भी यहीं पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन भी इसी के पास आ रहे हैं। तो दोनों काम एक ही चीज के ऊपर हो रहे हैं, तो तुम इसको बोलोगे कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, कि दोनों अटैकिंग रिएजेंट एज वेल एज जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो सेम ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। कोई डाउट? ठीक है। नेगेटिव
मतलब जहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उससे दूसरे वाले कार्बन के ऊपर माइनस, माइनस ई इफेक्ट, जहां पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा उससे दूसरे वाले कार्बन पे ये जाएंगे। जैसे मान लो तुमने यही लिया एल्कीन और इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब अटैकिंग मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, खुद में नेगेटिव हो, तभी तो वो पॉजिटिव पे जाएगा। तो मान लो मैं अटैकिंग रिएजेंट ले लेता हूँ OH नेगेटिव, तब इसको कहाँ पे जाना चाहिए? इसके पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं उससे दूसरी तरफ। Make sense? जिस जहां पे इलेक्ट्रॉन गए हैं उससे दूसरी तरफ। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर तुम देखोगे तो जो OH है वो उससे अलग गया जहां पे इलेक्ट्रॉन गए। बस खत्म, इतना ही था। कोई डाउट? क्या बहुत मुश्किल था? कि नहीं जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अगर अटैकिंग रेजेंट भी वहीं पे जा रहा है तो पॉजिटिव, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे अपोजिट साइड में अटैकिंग रेजेंट जा रहा है तो वो नेगेटिव। ये अटैकिंग रेजेंट है दोनों। अच्छा मुझे ये बताओ प्रतिज्ञा, कि मान लो अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा इन दोनों में से? तुम्हारे पास आई इंडक्टिव। इफेक्ट है और तुम्हारे पास ई इफेक्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक कम कर रहा है दूसरा बढ़ा रहा है। तो बताओ डोमिनेट कौन सा करेगा? इंडक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा। अगर ये दोनों अपोजिट साइड में काम कर रहे हैं तो ये डोमिनेटिंग नेचर का होता है, डोमिनेटिंग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। चलो इसकी वजह से चारों का एक सीक्वेंस भी पता कर लें। अगर डोमिनेटिंग नेचर की बात करें कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, तो उसमें तो डाउट ही नहीं है, सबसे ज्यादा तो होता है रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ। अम, मैं 4 मॉलिक्यूल दे रहा हूँ और तुम्हें बताना है इनमें से किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा। अन्विता, इनमें से कौन से में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा? अन्विता, यस तो किस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होगा? थर्ड वाले में। देखो मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी होता है, इसमें एक तो अटैकिंग रेजेंट होना चाहिए, एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं हाँ होगा, यस सर। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे भी हो सकता है, बात खत्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये पूछा जा सकता है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है।
लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, उसके बाद जीओसी खत्म हो जाएगी, वो है टोटोमेरिज्म। कौन सा है? टोटोमेरिज्म। कितने लोगों ने इसके पीवाईक्यू देखे हैं? और काफी सारे देखे हैं। हाँ। अच्छे खासे देखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पहले तो बहुत ज्यादा आता था ये, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, मतलब फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। इसका ही दूसरा नाम है डेस्मोट्रोपिज्म। टोटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म या कीटो इनोल फॉर्म, वो हम अभी देखने वाले हैं। कीटो से इनोल, कीटोन से एल्कीन एंड अल्कोहल बन गया। और ये हम थोड़ा सा आइसोमेरिज्म में पढ़ भी चुके हैं, टोटोमेरिज्म थोड़ा सा आइडिया ले चुके हैं। ठीक है। डेज्मो का मतलब क्या होता है अन्विता? आई डोंट नो सर। बरिंदर? चलो, एक काम करते हैं, पहले 10 मिनट का लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टोटोमेरिज्म करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम थोड़े से टायर्ड होके इसको करो। ठीक है। तो टोटोमेरिज्म हम क्या बोलते हैं, अभी 12:23 हो गए, 35 पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कब? देखो स्क्रीन स्क्रीन दिख रही शेयर है। कीजिए। हाँ, तो टोटोमेरिज्म में होता क्या है, तुम्हें पता है कि है तो ये एक टाइप के आइसोमर, आइसोमेरिज्म ही होता है। इसका मतलब कि फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस होगा? एक एक्टिव हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, माइग्रेशन होगा किसका? ऑफ हाइड्रोजन, एंड उसकी वजह से डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड भी शिफ्ट होगा। हम आइसोमेरिज्म इसको पढ़ भी चुके हैं। ठीक है। होता क्या है इसके अंदर, डेज्मो का मतलब होता है बॉन्ड, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है टर्न होना। यहाँ पे बॉन्ड टर्न हो जाता है, बॉन्ड टर्न हो जाता है, बॉन्ड टर्निंग को ही डेज्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। कैसे होता है? सबसे पहले तो हमारे पास ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH ऐसे है। ठीक है। ये तुम्हें पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप है CHO। इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। हमने क्या बोला? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। यहाँ पे अभी एल्डिहाइड फॉर्म है। तो क्या होगा, जब ये इसमें जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, और होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, 3 बॉन्ड और 4th बॉन्ड। तो हुआ क्या है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया, इसलिए ऐसा काम हुआ है। बताओ, कोई डाउट? ठीक है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लो तुमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम्हारे पास CO कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों साइड, दोनों तरफ ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो होगा क्या, ये अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ का होगा तो सेम सिचुएशन होगा, और यहाँ पे होगी रिवर्सिबल रिएक्शन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3
C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे होगा OH। तो ये क्या था, कीटो फॉर्म कीटोन। और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड है तो इन है और अल्कोहल है तो ऑल, इसलिए इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इवन एल्डिहाइड में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन सबको कीटो इनॉल ही बोल देते हैं इन जनरल। कोई डाउट? तो इसको करने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए बेसिक। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, कैसे पता करेंगे कि एक टोटोमेरिज्म हो सकती है कि नहीं। एक तो हमारे पास होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए मिनिमम, हाँ, मिनिमम वन डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड ही नहीं होगा तो डबल बॉन्ड ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये दो मेन शर्तें, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो काम हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि कार्बन का ही हो, चाहे किसी का भी हो। एक और बात याद रखना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है, वो मतलब तुम्हें देख के नहीं बता सकते, लेकिन होती इक्विलिब्रियम कंटिन्यूसली। इक्विलिब्रियम में डायनामिक वाला, डायनामिक मतलब कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में। कैसे पता करें कि टोटोमेरिज्म होता है कि नहीं, बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने पड़ेंगे। जैसे अगर तुम यहाँ पे ऐसे देखते हो, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म होगा। ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। अगर तुम इसमें देखोगे, तो जो कार्बन का डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट कार्बन में 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि इस डायग्राम में, इस फॉर्मूला में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, और टोटोमेरिज्म होगा कि नहीं। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जल्दी बोलना, करो सारे। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट का कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज्म तो होगा ही, और डबल बॉन्ड भी है ही, ठीक है। अन्विता, क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा? नहीं। नहीं हो सकता टोटोमेरिज्म, क्यों? अल्फ जो भी फंक्शनल ग्रुप हमें दिया हुआ है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन अल्फा, नेक्स्ट कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कैसे होगा। तो इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगा। बरिंदर, क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? हाँ। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट कार्बन ये वाला अल्फा कार्बन, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन ही नहीं है। पता है क्या, अगर मैं ये लूं और यहाँ पे बेंजीन रिंग है, पीएच बेंजीन रिंग, तो बताओ यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा? नहीं। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उससे नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, और इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अन्विता, ये बेंजीन रिंग है, ये कीटोन ग्रुप है, दूसरी तरफ भी बेंजीन रिंग है, तो क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा? यस। नहीं। क्यों? दोनों बेंजीन रिंग है ना, तो अल्फा बस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है। वरिंदर,
ये क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? Yes, sir. हाँ, क्योंकि ये वाले जो दो हाइड्रोजन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है दोनों तरफ से ही, और यहाँ पे होगा प्रतिज्ञा। क्या इसमें टोटोमेरिज्म होगा? नहीं। आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है और ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है, और तुम्हें पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। तो अगर कुछ नहीं दिखाया तो वो हाइड्रोजन ही है दो दो, तो चार अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म बिल्कुल होगा। ठीक है। उसके अलावा अन्विता, अगर मैं ये लूं, क्या यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा? आपने मुझसे पूछा। हाँ। यस। आंसर है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन टोटोमेरिज्म नहीं है। ये बहुत अच्छा इसके थ्रू कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया कि यहाँ पे तुम देखोगे एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बट टोटोमेरिज्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो अल्फा कार्बन है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 से काम नहीं चलेगा। तो हमने बोला था ना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है, तो जो ये अल्फा कार्बन है ना, वो क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज। sp2 होगा तो काम नहीं चलेगा, वो sp2 था, इसलिए ये गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि अल्फा हाइड्रोजन है उसके बाद भी ये नहीं है, क्योंकि जो कार्बन है वो क्या होना चाहिए? अल्फा कार्बन sp3। ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? एक आखिरी बात, कि कई बार ऐसा होता है कि कीटोनॉल फॉर्म जब बनती है ना, तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है कोई कंपाउंड। जैसे तुम खुद देखो कि मान लो मैंने ये लिया, CH2H है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, इससे हम बना रहे हैं, जब टोटोमराइजेशन होगा तो ये बनेगा, है ना? अब इनमें से तुम खुद बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? वरिंदर, कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? Second. फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि OH और डबल बॉन्ड वहां पे साथ में तो उतना स्टेबल नहीं है जितना यहाँ पे एज ए एल्डिहाइड ये स्टेबल है। तो तुम देखोगे यहाँ पे जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगी, इसलिए पीछे की तरफ ज्यादा आएगा, आगे की तरफ कम बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, और दूसरे वाली कम स्टेबल है, क्योंकि OH और डबल बॉन्ड एक ही साथ लग गए तो उतना स्टेबल नहीं होते। लेकिन अनिता ये बताओ कि मान लो मैंने ये लिया, यहाँ पे हमारे पास ये है, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, और इससे जब टोटोमराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा? अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
सेकंड वाला। सेकंड वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो तुम्हें कई बार ये देखना है कि जब कीटो इनॉल फॉर्म होगी, टोटोमराइजेशन होगा, जहां पे भी रेजोनेंस हो सकती है, जहां पे भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन सकता है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम इसके बहुत सारे करने, नो डाउट, बट हमारी जीओसी खत्म हो चुकी है। बताओ इसमें से कोई डाउट? हमारी जीओसी पूरी की पूरी खत्म हो गई है। इसमें से पूरे जीओसी में से तुम्हें डाउट हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक लेक्चर और लूंगा। उस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर की हम पहले समरी करेंगे। ठीक है, और वो समरी होने के बाद कोशिश करेंगे मैक्सिमम आधा घंटा 20 मिनट में उसको खत्म करें समरी। उसके बाद हम जीओसी के एक साथ क्वेश्चन कर सकते हैं, और फिर तुम्हें लगे कि हाँ, जेन्युइनली हमारी जीओसी खत्म हो गई। लेकिन उसको करने के लिए पहले तुम्हें एक बार पूरा जीओसी पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारे पास पीडीएफ है, उसको एक बार रीड करो, उससे क्वेश्चन पूछो, तभी वो समरी भी समझ में आएगी और बहुत जल्दी समझ में आएगी। हो सकता है हम उसको 15 मिनट में खत्म कर दें। लेकिन अगर तुम खुद से पूरा जीओसी रिवाइज नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हमारा जीओसी खत्म हो गया है। एक एल्कीन और एल्कीन बचा हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बचा हुआ है। अगले 2 दिन में हम ये दोनों टॉपिक खत्म कर देंगे, एल्कीन एल्कीन भी, और साथ में थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर भी। मैक्सिमम हो रहा हूँ अगले 2 दिन, उसके बाद तो हमें क्वेश्चन ही लगाने हैं। 2 तारीख को तुम सबका पेपर होगा। तो वैसे 30th को है मेरा। हाँ, कितने? 30 को ना? हम्म। हाँ, तो 2 तारीख को पेपर होगा। वो पेपर में पूरा सिलेबस करना है, जितना तुम्हें आता है, जितना नहीं आता है। दूसरी बात, हम अगले वीक से एक वीक में एक फुल सिलेबस पेपर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, एक वीक में एक फुल सिलेबस पेपर डिस्कस किया करेंगे, 180 क्वेश्चन। शौक लग रहा है कि सर ये क्या हो रहा है, ये आप क्या कर रहे हैं? बोलो। तो मतलब शौक नहीं लग रहा है, बट हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ना अभी तक। हाँ, एग्जैक्टली, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद भी हम हर हफ्ते एक फुल सिलेबस पेपर, नीट का फुल सिलेबस पेपर डिस्कस किया करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फुल सिलेबस पेपर होगा ना, देखो सिलेबस होने में टाइम लगता है, पहली बात तो सिलेबस कभी किसी का खत्म नहीं होता, ये तुमने सुना होगा बात। लेकिन अगर हर हफ्ते नॉर्मल सिलेबस चलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बंद हो जाएगा, नॉर्मल सिलेबस चलेगा, लेकिन हर वीक अगर एक फुल सिलेबस पेपर होगा, तो सोचो अभी 6 महीने हमारे पेपर के बचे हैं। ठीक है, 10 दिन तो वैसे भी कभी ना कभी लग जाएंगे, तो 6 महीने बचे हैं, तो 24 वीक बचे हैं। तो अगले 3 महीनों में भी हमने अगर 12 पेपर सॉल्व कर दिए, तो हमें लगेगा कि हमने लगभग पूरा सिलेबस 3-4 बार रिवाइज कर देंगे, और उससे तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, रादर देन हम एक एक करके सारी चीजें करते जाएं। दूसरा, बस तुम्हें फुल उससे सिलेबस लगेगा 12th या 11th या दोनों। फुल सिलेबस नीट का, ठीक है। 11th 12th का नहीं, नीट का फुल सिलेबस। ठीक है, ये कोई भी नहीं कर रहा है पूरे इंडिया में।
और क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बच्चों को लगता है कि एक बार हम पूरा सिलेबस कर लें उसके बाद करेंगे। पूरा सिलेबस खत्म होता है मार्च में जाके, तब तक पैनिक मोड ऑलरेडी ऑन हो चुका होता है मार्च अप्रैल में, और फिर इतना टाइम बचता भी नहीं है रिवीजन करने का। समझे? एक बच्चे से बात कर रहा था तब मुझे ये चीज ध्यान में आई कि ये चीज हमें अप्लाई करनी चाहिए और हम अच्छे से करेंगे। ठीक है? हर हफ्ते एक पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। उसको सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक दिन बायोलॉजी कर लिया, ठीक है, फिर इसको 2 दिन में कर लिया, केमिस्ट्री को 1 या 2 दिन में कर लिया, लेकिन होगा डेली वो पेपर सॉल्व, और फिर ऐसे ही ये पेपर चलता रहेगा। इससे तुम्हारी पूरे सिलेबस पे पहले 2-3 पेपर तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 4-5 पेपर के बाद तुम इतना कंफर्टेबल होने लग जाओगे फुल सिलेबस पेपर के साथ कि फिर तुम्हारे फुल सिलेबस पेपर ही टेस्ट होंगे, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा, एक तो स्पीड आएगी तुम्हारी, दूसरा कि तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट में से कौन कौन से बहुत ज्यादा वीक टॉपिक और कौन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टॉपिक। मान लो हम रोटेशन कर रहे हैं, हम जीओसी कर रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, जब तुम फुल सिलेबस के पेपर के क्वेश्चन कर रही हो, तो फिर तुम उस टॉपिक पे ज्यादा डाउट पूछ सकते हो, और तुम्हें ये बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक मुझे नहीं आता, तो प्लीज थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देना इसको। और जो तुम्हें लगता है सबको कि हाँ सर इसके क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो रहे हैं, जैसे रेडॉक्स है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, काइनेमेटिक है, कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिसको देख के तुम्हें लगता है कि हाँ इसके तो बहुत आराम से हो जाएंगे, तो उस पे हम कम टाइम लगाएंगे जब वो चैप्टर आएगा तो। मुझे ये बताओ अनविता, अभी तुम्हारा एलन में क्या सिलेबस चल रहा है, कितने चैप्टर हो चुके हैं? बायो तो पूरा खत्म, 11th का, एंड 12th स्टार्ट भी हो चुका है। और ठीक है। फिजिक्स में भी वो तो काइनेटिक थ्योरी वगैरह कर रहे हैं, खत्म। तो, तो 11th खत्म होने वाला है फिजिक्स का। हाँ। और ठीक। केमिस्ट्री में बस हाइड्रोकार्बन्स कर रहे हैं, फिर खत्म हो तो जाएगा। 11th केमिस्ट्री का भी खत्म हो जाएगा। हाँ। अब इस चीज में मैं ये बोलूंगा कि एलन ने कम से कम आधा सिलेबस तो खत्म किया है, लेकिन बात ये कि अगर 6 महीने में आधा 50% सिलेबस खत्म किया है, इसी स्पीड को देखें कि अगले 6 महीने में अगला आधा सिलेबस पूरा करेंगे, तो काम नहीं चलेगा। है ना? कम से कम 3 महीने तो रिवीजन के जैन होने ही चाहिए। जैन या फेब में खत्म कर देंगे। हाँ, तो अगले 3 महीने तो होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगले जो 3 महीने वो करवाएंगे, जैन के एंड तक हम मानते हैं, तो थोड़ा सा उनको पेसअप करना पड़ेगा। तो बट कितना ही तेज कराते ना ऑलरेडी, मतलब कुछ तो स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब हाँ। और तेज कराते तो फायदा ही नहीं होता। तो अब जो ऑलरेडी 1 साल का सिलेबस, सिलेबस आधे टाइम में कर रहे हैं, उससे ज्यादा तेज हाँ, करेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। अब एक अब 1 साल का सिलेबस 3 महीने में करेंगे। ठीक है? और इंटरेस्टिंग बात सुनो तुम, कि जो पीडब्ल्यू में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनका सिलेबस सुन रहा था, तो तुम शॉक में चले जाओगे कि कितना सिलेबस हुआ है। वर्क एनर्जी पावर तक खत्म हुआ है। बस। रोटेशन होने के बाद 50% सिलेबस होता है। सॉरी, 11th का 50%, मतलब टोटल का 25%। अपर बैच में। हाँ, ड्रॉपर में। तो यकीन 2.0 में तुम खुद सोचो, वर्क एनर्जी पावर हुआ, इसका मतलब फिजिक्स का 20% हुआ है। 20 to 25% मैक्सिमम 20%। अब तुम सोचो अगर 80% पोर्शन उनको 3 महीने में खत्म करना होगा तो कैसे करेंगे? अब तुम्हें कितना ही अच्छा समझ में आ रहा हो, तुम्हारा एकदम परफेक्ट है। मैं ना तो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म की बुराई कर रहा हूँ और ना ही टीचर्स की, सारे अच्छा पढ़ाते हो, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, बट बात तो ये है ना कि सिलेक्शन तो तब होता है ना जब मल्टीपल रिवीजन होते हैं किसी चीज के। और अगर यहाँ पे इतना स्लो चल रहा है, तो तुम खुद सोचो कि कितना टाइम लगेगा। तुम आप खुद ही हिसाब लगा लो कि कितना टाइम लगेगा।
इसलिए चीजें अलग होती है। समझ, कई बार टीचर ये भी सोचते हैं कि अच्छा बच्चों को समझ में आ जाएगा तो थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, बाद में पेशअप कर दें। लेकिन पेशअप की भी तो एक लिमिट होती है। देखो, जिनको नहीं समझ में आने वाला उनको तो नहीं आने वाला, अगर इतनी स्पीड से चल रहे हैं। और जिनको आ गया, कम से कम उनका तो इतना हो कि अभी 11th का सिलेबस एटलीस्ट पूरा हुआ होता है एलन की। अब इसमें एलन कम से कम इस मामले में तो पीडब्ल्यू से थोड़ा बेटर है कि उन्होंने सिलेबस तो किया तो है। सर ये कट करके डाल देना। ये कट करके डाल देना मतलब? मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है ना। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या दिक्कत है उसमें, तो वो कर देना कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो बच्चों ने बताया है ना। और मैं कह तो रहा हूँ कितने ही लोग देखते हैं। एक दो लोग देखते हैं, वो पहले देखते हैं कि अच्छा ये वीडियो, चलो बंद करो। फिर अगर हाँ, वीडियो कोई फेमस हो गई तो। फेमस हो गई तो वो टाइम है, फिर हम एक काम करेंगे कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, इसको कट करके डाल देंगे। फिजिक्स वाला आपको जॉब ऑफर देगा। हाँ, अब देखो ये तो सच्चाई ही है। हम कुछ मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे, जो बच्चों ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले कि हाँ सर हमारा ये 3.2.0 में इतना हुआ है, तो वो हुआ है। अब इसमें बच्चों को चाहे कितना भी अच्छा समझ में आ जाए, सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है तो बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। और ऐसे ही एक बच्चे से बात करके आज जब मेरी बात हुई, तो मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि हम करेंगे फुल सिलेबस नीट, फुल नीट सिलेबस टेस्ट। हम स्टार्टिंग में ये नहीं देखेंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, हाँ सर, सच हम बात पूरे है। सिलेबस के टच में। दिसंबर तक जब हम पहुंचेंगे तो तुम इतना कंफर्टेबल फील करोगे कि अरे हाँ, पूरे सिलेबस के टच में तो है हम। और तब तुम जब रिवीजन करोगे तो इतना जल्दी जल्दी होगा, जब हम भी क्लासेस करेंगे तो बहुत फास्ट होंगी, क्योंकि तुमने वो टॉपिक पढ़ा होगा पहले। क्या समझे? ठीक है, तो ये काम हम क्या बोलते हैं, ये तो वीक खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे और एक पेपर लेंगे पूरा। ठीक है, मैं पेपर बनाऊंगा और उसके बाद उसी पेपर को फुल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। समझ गए? ठीक है, तो इसलिए अच्छे सर से। हाँ, हमारा कब तक खत्म होगा? हमारा कब तक खत्म होगा? देखो, पर्पस तो यही है कि इन पेपर के थ्रू हम दिसंबर में खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर मैं प्योर सिलेबस करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चन के थ्रू ऐसे नहीं करवा रहा हूँ, तो हमें भी जैन एंड लग जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन के थ्रू करवा रहे हैं तो तुम वहां में डाउट बहुत डिटेल में पूछ तो सकते हो। जैन हम तक ठीक है सर, लेट नहीं है आई थिंक, मतलब ठीक ही है क्योंकि 12th तो हम कर ही चुके हैं ना, लाइक हम सब तो। नहीं, लेकिन बात तो वही है ना कि अभी 6 महीने में अब वो भी तो बोल चुके हैं। हाँ बट सर फिर भी मतलब कंपैरेटिवली जितना 11th में टाइम लग रहा है उतना तो नहीं लगेगा ना। हाँ, जितना 11th में टाइम लग रहा है उतना ही नहीं लगेगा, लेकिन बात ये कि अगर नीट में हम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ सिलेबस करना नहीं है, जब 4-5 बार रिवीजन होता हाँ है नहीं, तब वो तो है। ऐसा लगता है कि हाँ अब हमें अच्छा आ रहा है। मैं बस ये बोल रही ये, हूँ मतलब 11 से तो थोड़ा इजियर होगा हम लोगों को थोड़ा हाँ, ज़्यादा नो समझने में। डाउट 11th के कंपैरिजन में 12th थोड़ा हमें इजी लगता है, हमें ये भी लगता है कि थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, रिसेंटली वो भी भी किया है जल्दी। ना तो। बिल्कुल। तो इसी चीज को ध्यान में रख के 11 समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक 3-4 बार रिवीजन ना हो ना, और कम से कम हाँ 20-30-50 टेस्ट ना लिखे हो, हम्म तो नहीं होता। तो मैं सारे आयरन की टेस्ट लिखूंगी, जो जान के बाद होता है ना, लास्ट ईयर नहीं लिखे थे मैंने, बट हाँ, लिखूंगी और वो सब। तभी लिख पाओगे जब हमारे यहाँ पे जो फुल सिलेबस टेस्ट है ना, 5-6, जब डिस्कस होंगे तब लगेगा कि हाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। वरना फुल सिलेबस टेस्ट हम्म करने में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, चाहे तुम 2 दिन पहले लिख रहे हो नीट से, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। सही कह रहा हूँ मैं, प्रतिज्ञा? हाँ। कभी नहीं आता, तुम कभी सिलेबस कंप्लीट ना तो कर सकते हो,
और चाहे कर लो फिर भी ये लगेगा कि अरे पूरा सिलेबस तो मुझे आता ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है, और इसी वजह से बच्चों को इतना फियर रहता है कि वो फुल सिलेबस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। वो चैप्टर वाइज कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं कि अच्छा ये चैप्टर मुझे आता है, ये मैं कर लेती हूँ, बट फुल सिलेबस करते हुए बहुत हालत खराब होती है। चाहे पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा भी हो तब भी नहीं होता। अब तुम पर्टिकुलर खुद सोचो कि एसबीएम में लास्ट ईयर इतने सारे टेस्ट हो रहे थे, पूरे साल हर वीक एक टेस्ट हो रहा था। जब हाँ तुमने फैब खत्म होते ही कंप्लीट, जब सिलेबस खत्म हो गया था, क्या उस टाइम इतनी कॉन्फिडेंट थी तुम कि मैं पूरा सिलेबस का पेपर लिख दूंगी? कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, लेकिन लिख के तो आती थी। हाँ, और वो भी मतलब पेपर शायद एंड में हुए थे, लास्ट के 10-15 डेज में मॉक टेस्ट फुल सिलेबस, है ना? हाँ 4 तो हुआ था। हाँ, तो नहीं 5 वही। मतलब मार्च फरवरी एंडिंग में हाँ, जो वो लास्ट वाला होता है ना, उसमें कंप्लीट होता है 11 12 मार्च तो हुआ बिल्कुल। था। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये चीज उस टाइम भी बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो उन्होंने पार्ट टेस्ट लिए कि 2-3 चैप्टर का टेस्ट, 2-3 चैप्टर का टेस्ट, 2-3 चैप्टर का टेस्ट, है ना? हाँ 8 तो हुआ था। हाँ, तो इसलिए मेरा सर मॉक टेस्ट मैंने ना नहीं 9 हम्म, तो हुआ था। हम्म, तो हम्म इस बार मेरा जो गोल है, जो मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में भी बताया था, कि जो दूसरी क्लासेज है मैं वो बहुत कम करूंगा, और जो तुम्हारा एक नीट का प्रॉपर बैच है उस पे फोकस करके ये होगा कि यहाँ से रिजल्ट निकले, ताकि मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ मैं नीट में एक ओवरऑल रिजल्ट आए। और वो ऐसे ही होता है, जैसे अन्विता हमने एग्जांपल लिया था ना, मैंने बताया था क्या युवराज सिंह वाला? नहीं। कि युवराज सिंह ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को ट्रेन किया। हम्म। आज वो टॉप क्वालिटी बैट्समैन है, हम्म। लेकिन सोचो उनके ऊपर कितना हाँ अटेंशन दिया होगा कि अपने ही घर में रखता था कोरोना टाइम में पूरे, उसी की गाड़ी यूज कर रहे थे, सब कुछ यूज कर रहे थे, जिम उसका, पूरा ग्राउंड उसका, तब जाके वो हुए थे। तो कितना ज्यादा मेहनत लगती है, जो आज हम रिजल्ट देख रहे हैं, कितना पर्सनल अटेंशन दी गई होगी, हाँ सर। है ना? मैं देख रहा हूँ एक बच्चा जो यहाँ पे कोचिंग जा रहा है शूटिंग की, उसको मैं पढ़ाता हूँ, 9th क्लास का है। तो वो बच्चा 50,000 रुपये फीस देता है एक महीने की शूटिंग की, एक महीने की 50,000 रुपये फीस। और मुझे लगता है वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि वो कोच के पास 10 से 15 बच्चे हैं, बस उतने बच्चे हैं, 15 बच्चे। अब सोचो अगर वो सबसे 50,000 रुपये ले रहा है, तो वो इतना स्टेबल है कि वो उन पे फोकस कर सकता है। लेकिन सोचो मान लो अब उसको सैलरी मिल रही होती 20-30 हजार रुपये महीने की, तो वो ट्राई तो करेगा ना कि कुछ और ट्राई कर लूं मैं, कि पैसे भी तो कमाने हैं। अब युवराज सिंह के केस में शायद ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंसान ही इतना रिच है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता छोटे मोटे अमाउंट से। समझ रहे हो? लेकिन ये आज के टाइम में बहुत लोग तारीफ करते हैं कि इनको ट्रेन किया गया है अंडर युवराज सिंह, बट एफर्ट युवराज सिंह के और इन दोनों के कितने लगे होंगे। और वो अभी और दूसरे प्लेयरों को भी ऐसे ही क्या बोलते ट्रीट कर रहा है, प्रॉपर घर में रख के एकदम फुल टाइम ट्रेनिंग, तभी जाके मतलब सिलेक्शन होता है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता कि हाँ ठीक है चलो हमने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, देखा जाएगा। एकदम रिगरस ट्रेनिंग। ठीक है, इसलिए तुमने देखा होगा जो रेजिडेंसी वाले बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर आता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। क्यों? वहां पे बहुत रिग्रेसली उनको उठाया जाता है कि सुबह 4 बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ना है। इतना टॉर्चर हो चुके होते हैं वो, कि मुझे लगता है कि सब कुछ बढ़िया रहा ना, तो मैं एंड में करूंगा पिछले लास्ट के 3 महीनों में कुछ ऐसा प्लान करेंगे जिसमें
एक जैसे हॉस्टल की वार्डन टाइप की लेडीज रखी जाएगी, वहां पे प्रॉपर एक हॉस्टल बनाया जाएगा जिसमें प्रॉपर डेली के टास्क होंगे, क्योंकि एक्चुअल में एडमिशन उन्हीं बच्चों का होता है। तुम देखोगे जैसे एलन में स्टार बैच है ना, अलविदा, हाँ सर। एक स्टार बैच है। अब उस स्टार बैच को एलन फ्री में, मतलब सब कुछ, रहना खाना सब कुछ फ्री है। इवन मैंने सुना है, आर मैं बैच श्योर तो नहीं नहीं हूँ, मालूम मुझे, मतलब उसमें क्या है, होता है? स्टार बैच कोटा में है। स्टार बैच मतलब नीट वाले बच्चों का पूरे इंडिया का कोटा में एलन में सबसे टॉप बैच है वो स्टार बैच, जिसमें एलन उनको रहना खाना पढ़ाई सब कुछ फ्री में देता है, सब कुछ फ्री में। उनके खुद के बहुत प्रीमियम हॉस्टल होते हैं, मतलब टीचर भी वहां पे वो हॉस्टल लोग में आते हैं पुअर पढ़ाने। है इसलिए? नहीं नहीं, पुअर नहीं है इसलिए नहीं, क्योंकि वो टॉपर है इसलिए। अच्छा। तो फिर टॉप फैकल्टी एलन की वहां पे उनको पढ़ाने जाते हैं पर्सनली उस हॉस्टल में। हाँ। और उसमें से सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, A to Z का। पहले तो उन्होंने पूरी इंडिया की क्रीम ही निकाल ली, और वो क्रीम निकालने के बाद उसके बाद उन्होंने पर्सनल अटेंशन भी इतनी ज्यादा दे दी, उनको मैनेज अच्छे से किया। इसी वजह से उनका सिलेक्शन होता है। इट्स नॉट अबाउट टीचिंग कि उनको बहुत खतरनाक पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उनको मैनेज अच्छे से किया जा रहा है। तो नीट में उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है जिसका मैनेज अच्छे से किया। बताओ हाँ या नहीं। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा टॉर्चर करो, कभी कभी रिवॉर्ड भी दो कि ठीक है 1-2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया गेम खेलेंगे, घर वालों से बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा इतना इंटेंस स्टडी कर रहे हो कि तुम्हें लगे कि हाँ कुछ तो खतरनाक मेहनत चल रही है। ऐसे ही नहीं हो रहा है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। और मैं भी इस बात को और ज्यादा रियलाइज करता हूँ कि हाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए। और मैं क्यों ज्यादा फील कर सकता हूँ तुम लोगों की सिचुएशन, क्योंकि इस मोमेंट पे क्या बोलते हैं, मैं भी नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दूंगा, तुम सब लोगों के साथ पहले ही बता रहा हूँ। पिछले बार भी मैंने बोला था एंड में कि मैं नीट का एग्जाम दूंगा, वो इंटेंशनली बताता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ताकि मैं बैक स्टेप ना ले सकूं, मैं ये ना सोचूं कि अरे कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है। पिछले बार भी मैंने बोला था कि पता नहीं रैंक कितना आएगा लेकिन सिलेक्शन जरूर ले लूंगा, यही बात बोली थी ना नेता। अनविता, सर। लास्ट ईयर मैंने क्या बोला था नीट की प्रिपरेशन को लेकर, मेरी नीट की प्रिपरेशन? सर मुझे आवाज नहीं आई थी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मेरी हाँ। नीट की प्रिपरेशन को लेकर मैंने क्या बोला था, मतलब कमिटमेंट दी थी क्लास में। मतलब हाँ, ये कि मतलब आप समझ पाएंगे कि हमारा स्टेट भी, क्योंकि आप भी दे रहे हैं सेम चीज। हाँ, क्या मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मेरा कितना रैंक आएगा, हाँ, यस यस लेकिन सर। इतना श्योर हूँ कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हाँ, ये तो बोला था। एग्जैक्टली वही हुआ। इस बार मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा टारगेट है टॉप 100 में जाने का, ऑल इंडिया में। ठीक है, अब अचीव होगा नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टारगेट है ये कि टॉप 100 में होना ही चाहिए। टॉप 1000 में मुझे लगता है कि मैं ले आऊंगा, टॉप 100 मेरा टारगेट है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैं भी एग्जाम दूंगा और मेरा ये टारगेट है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब मुझे भी उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे कि इसको मैं बेटर बनाऊं। और जब मैं उस चीज को करूंगा तो मैं तुम्हें भी समझूंगा और तुम्हें भी बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान खुद करता है तो उसको पता होता है कि तुम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। समझे? तो ग्राइंडिंग के लिए तैयार रहना, बहुत सारा यस सर। टॉर्चर धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अभी वो
मैं बहुत ज्यादा क्लास लूंगा और ये जो मंडे से एक फुल सिलेबस पेपर का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। बाय गाइस। सर नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट